ये इकलौती वीडियो ना इतना दम रखती है कि तुम्हारी जो हाफ ईयरली की मार्क्स है ना उनको 50% से इंप्रूव कर सकती है। मैं जनरली कभी बोलता नहीं हूं कि वीडियो को पूरा देख लेना, लेकिन आज मैं जरूर बोलूंगा कि इस वीडियो को ना पूरा एंड तक देख लेना, क्योंकि ये अकेली वीडियो ना बाकी लोगों की 100 वीडियो के बराबर है। तो अगर तुम इस वीडियो को देख लेते हो तो तुम्हारा 100 वीडियो देखने का जो टाइम है ना वो बच जाएगा, और वो जो टाइम हमने बचाया है ना वो टाइम हम यूज करेंगे हाफ ईयरली की तैयारी करने में। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो यार अभी ना देखो 3 टाइप के बच्चे हैं। पहले बच्चे ऐसे हैं जिनके हाफ ईयरली एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, दूसरे टाइप के बच्चे ऐसे हैं जिनके हाफ ईयरली एग्जाम्स 1 हफ्ते के अंदर होने वाले हैं, और तीसरे टाइप के बच्चे ऐसे हैं जिनके एग्जाम्स 1 या 2 हफ्ते बाद होंगे। तो ये जो वीडियो ना ये तीनों टाइप के बच्चों के लिए है। मैं तीनों टाइप के बच्चों को बताऊंगा कि अभी तुम्हें किस तरीके से पढ़ना है ताकि तुम्हें ना हाफ ईयरली के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से फोड़ के आ सको। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है कि भैया हमारे जो हाफ ईयरली एग्जाम्स है वो ईजी आते हैं या टफ आते हैं। तो देखो यार मैं क्लियरली आपको बता दूं कि जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स है ना वो फाइनल एग्जाम्स के कंपैरिजन में, यानी कि जो फाइनल बोर्ड्स होंगे ना उसके कंपैरिजन में जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं वो ज्यादा टफ होते हैं। क्यों टफ होते हैं? क्योंकि हाफ ईयरली के एग्जाम्स जो है ना वो तुम्हारा स्कूल का टीचर बनाता है, तो वो जानबूझ के टफ बनाता है ताकि तुम्हारी जो तैयारी है ना वो फाइनल एग्जाम्स के कंपैरिजन में बेटर हो सके। इसीलिए जो तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम्स है वो हार्ड बनाया जाता है ताकि तुम्हें मुश्किल चीजों की आदत पड़ सके। और साथ में मैं अब आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो कि ना आपका कोई स्कूल टीचर बताएगा, ना कोई ट्यूशन टीचर बताएगा, ना कोई स्कूल फ्रेंड बताएगा, ना ही कोई यूट्यूबर बताएगा। वो चीज मैं अब आपको बताने वाला हूं कि तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स में जितने परसेंटेज बनेंगे ना उससे 10% एक्स्ट्रा तुम्हारे फाइनल पेपर में बनेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो हाफ ईयरली एग्जाम्स है ना वो फाइनल पेपर से 10% ज्यादा मुश्किल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मान के चलो कि तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स में 80% मार्क्स आ गए, तो तुम्हारे फाइनल पेपर में कितने आएंगे? इजीली तुम 90% स्कोर कर लोगे फाइनल्स में। तो ये मान के चलना कि तुम्हारे हाफ ईयरली के अंदर जितने भी परसेंटेज बनेंगे ना उससे 10% एक्स्ट्रा तुम्हारे फाइनल के अंदर आएंगे, क्योंकि तुम्हारा जो फाइनल पेपर है ना वो हाफ ईयरली के कंपैरिजन में इजी होता है। समझ में आई बात? ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवा लो। यस, देखो यार जो तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं ना वो तुम्हारा स्कूल का टीचर बनाता है, और जो क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल के टीचर को इंपॉर्टेंट लगते हैं ना वही क्वेश्चन वो पेपर के अंदर देगा। तो ट्राई करना अपने टीचर से अच्छे से बात करके ट्राई कर लेना कि आप ना अपने स्कूल टीचर से अपनी बुक के अंदर जो जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है ना वो मार्क करवा लेना, और इससे ना तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर तुम्हें हाफ ईयरली का कुछ भी नहीं आता ना तो सिंपल तुम सिर्फ और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अगर पढ़ के चले जाओगे तो भी तुम इजीली हाफ ईयरली के अंदर बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो कोशिश करना कि अपने स्कूल टीचर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मार्क करवा लेना। ठीक है, इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट आता है कि क्या भैया हमारे जो हाफ ईयरली एग्जाम्स के जो मार्क्स हैं क्या वो फाइनल के अंदर ऐड होंगे? नहीं, इसका सिंपल आंसर है नहीं। तुम्हारे हाफ ईयरली के जो एग्जाम्स के मार्क्स है ना वो तुम्हारे फाइनल्स के अंदर ऐड नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हाफ ईयरली एग्जाम्स की तैयारी नहीं करोगे। भले ही तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स के जो मार्क्स है वो ऐड ना हो फाइनल के अंदर, लेकिन तुम्हारी हाफ ईयरली की जो मेहनत है ना, जो हाफ ईयरली की जो तुम्हारी तैयारी है वो तो फाइनल के अंदर ऐड होगी ना। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर तुमने हाफ ईयरली की तैयारी अच्छे से कर ली इसका मतलब ये है कि तुम्हें आधा जो सिलेबस है ना वो अच्छे से ऑलरेडी आता है, और फाइनल पेपर के टाइम तुम्हें ये जो आधा सिलेबस है ना इस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल तुम ये जो आधा सिलेबस है जो हाफ ईयरली में तुम्हारा आया है ये बस फाइनल पेपर के टाइम तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चा हाफ ईयरली में अच्छे से तैयारी नहीं करेगा उसको पूरे साल का जो सिलेबस है वो फाइनल पेपर के टाइम पढ़ना पड़ेगा, और उसके ऊपर इतना बर्डन हो जाएगा कि वो संभाल नहीं पाएगा। तो समझ में आई बात? भले ही तुम्हारे हाफ ईयरली के जो मार्क्स है ना वो फाइनल में ऐड ना हो, लेकिन तुम्हारी हाफ ईयरली की जो मेहनत है, हाफ ईयरली की जो तैयारी है ना वो तुम्हें फाइनल पेपर के टाइम बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो ये जो 3 पॉइंट है ये आपको समझ आए? ठीक है, अब इसके बाद आपकी जो स्ट्रेटजी है ना वो यहां से स्टार्ट होती है। अभी मैंने बस बेसिक पॉइंट कवर किए हैं, अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूं कि अब जो आपके पास कम टाइम बचा हुआ है इसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है, और मैं आपको जो स्ट्रेटजी है ना वो सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना हाफ ईयरली का जो सिलेबस है ना वो 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना है। तो पहली कैटेगरी के अंदर आपको वो चैप्टर रखने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। सेकंड कैटेगरी के अंदर आपको वो चैप्टर रखने हैं जो कि आपको ठीक ठाक आते हैं लेकिन थोड़े बहुत देखने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। थर्ड कैटेगरी के अंदर आपको वो चैप्टर रखने हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं आते। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा हाफ ईयरली का जो सिलेबस है वो इन 3 कैटेगरी के अंदर पहले डिवाइड कर लेना है। ठीक है, डिवाइड कर लिया। अब देखो यहाँ पे ना 3 टाइप के बच्चे होंगे। पहले बच्चे ऐसे होंगे जिनके ना हाफ ईयरली एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, तो उनको क्या करना है, उनको सिर्फ और सिर्फ इन पहली दो कैटेगरी के जो चैप्टर हैं इन्हीं पे फोकस करना है। तीसरी टाइप की जो कैटेगरी है इसको फोकस मत करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर तुम इन चैप्टर्स पे फोकस करोगे ना तो ये जो तुम्हारे पहली 2 कैटेगरी है जो कि तुम्हारे फ्री के नंबर है, जिन चैप्टर से तुम फ्री के नंबर ले सकते हो वो हाथ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप अभी इन चैप्टर पे फोकस मत करना, क्योंकि इन चैप्टर पे फोकस करने के लिए आपको टाइम चाहिए और तुम्हारे पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं।
समझ में आई बात? देखो, जिन बच्चों के अभी हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं ना, उनको पेपर देते टाइम ये सोचना है कि भाई चाहे मैं ये वाले जो चैप्टर हैं ये बेशक अटेम्प्ट ना करूं, ठीक है, लेकिन ये जो 2 कैटेगरी वाले चैप्टर हैं जो मैं अटेम्प्ट करके आऊंगा पेपर के अंदर, इनमें से मेरा ना 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए। इन 2 कैटेगरी में से आपके पूरे के पूरे नंबर आने चाहिए। चाहे आप ये वाले चैप्टर्स पेपर के अंदर मत अटेम्प्ट करना, कोई बात नहीं, लेकिन ये 2 कैटेगरी वाले जो चैप्टर हैं इनमें से आपका आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए। समझ में आई बात? देखो, मानता हूं अगर आप पेपर के अंदर ये वाले चैप्टर्स अटेम्प्ट नहीं करके आओगे तो आपके जो ओवरऑल नंबर है वो थोड़े से कम आ जाएंगे, लेकिन हमें मार्क्स के लिए हाफ ईयरली एग्जाम देने ही नहीं है। हम हाफ ईयरली जो एग्जाम्स दे रहे हैं ना, वो अपनी प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग है ना उनको और स्ट्रॉन्ग करना है। चाहे तुम्हारे हाफ ईयरली में थोड़े से कम नंबर आ जाए, लेकिन नंबर से हमें लेना देना ही नहीं ना, क्योंकि हाफ ईयरली के जो मार्क्स है वो फाइनल में तो ऐड होने ही नहीं है, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो जिन बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम्स अभी चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन 2 कैटेगरी पे फोकस करेंगे और इस तीसरी कैटेगरी वाले जो चैप्टर्स हैं इन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब दूसरे टाइप के बच्चे आते हैं जिनके हाफ ईयरली एग्जाम्स जो है वो 1 हफ्ते बाद है। तो उनको क्या करना है, उनको पहले इन 2 कैटेगरी के चैप्टर्स पे अच्छे से फोकस करना है, इनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, और फिर जब तुम्हें टाइम मिलेगा लास्ट में ना कोशिश करना कि आप कम से कम 2 से 3 दिन है ना इस तीसरी कैटेगरी वाले चैप्टर्स के लिए निकाल लो। तो हम इन 2 कैटेगरी पे तो अच्छे से फोकस करेंगे ही करेंगे, साथ में हम थोड़ा बहुत इस तीसरी कैटेगरी वाले जो चैप्टर हैं इन पे भी फोकस करेंगे। और इस तीसरी कैटेगरी वाले चैप्टर्स को हमें कैसे करना है, इनको हमें करना है स्टार्टिंग में वन शॉट के थ्रू। वन शॉट्स को चाहे तुम डबल स्पीड पे देख लेना ताकि तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि वन शॉट है ना बहुत ज्यादा टाइम आपका ले जाते हैं, आई नो दैट। तो जो चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं आते उनको स्टार्टिंग में आप वन शॉट से पढ़ोगे, ठीक है। वन शॉट देखने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है ना वो करोगे इन चैप्टर से। समझ में आई बात? पहले आपको ये 2 कैटेगरी वाले जो चैप्टर्स हैं इनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है, फिर लास्ट में आपको कम से कम 2 या 3 दिन बचाने हैं ताकि तुम इस तीसरी कैटेगरी वाले चैप्टर्स पे भी फोकस कर पाओ। और जब आप उन चैप्टर्स की तैयारी करोगे ना जो कि आपको बिल्कुल नहीं आते, उनकी कैसे करनी है, वन शॉट से तैयारी करनी है और सिर्फ एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। अब तीसरे टाइप के बच्चे ऐसे आते हैं जिनके हाफ ईयरली जो एग्जाम्स है ना वो 2 हफ्ते बाद है। उनको क्या करना है, उनको भाई ये जो तीनों की तीनों कैटेगरी है ना इन तीनों पे फोकस करना है, ठीक है। पहली 2 कैटेगरी को तो ऑब्वियस ही बात है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, और तीसरी जो कैटेगरी है इस पे क्या करना है, इस पे भी आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, वन शॉट्स, क्योंकि वन शॉट से तुम्हें चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चन है वो तो तुम्हें करने ही करने हैं, और लास्ट में थोड़ा बहुत टाइम बचा के तीनों कैटेगरी वाले चैप्टर्स के पीवाईक्यू जरूर कर लेना, ठीक है। पीवाईक्यूज पेपर के अंदर बहुत आते हैं, तो पीवाईक्यूज तीनों कैटेगरी के चैप्टर्स के आपको करके जाने हैं, और इतना तुम इजीली कर लोगे क्योंकि तुम्हारे पास अभी 2 वीक है, 2 हफ्ते तुम्हारे पास हैं, ठीक है। तो कम से कम तुम इतना तो कर ही सकते हो, क्लियर। तो देखो यार, मैंने ना आपके तीनों टाइप के जो बच्चे हैं उन तीनों टाइप के बच्चों के लिए एक प्रॉपर रोड मैप बता दिया है कि अभी आपके पास ये जो टाइम बचा हुआ है इसको हमें कैसे यूटिलाइज करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि पेपर से 1 दिन पहले आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो पेपर से पहले वाले दिन ऑब्वियसली बात है आप छुट्टी लोगे, राइट। अगर कल आपका साइंस का हाफ ईयरली एग्जाम है मान लो, तो आज के दिन तो तुम्हारी छुट्टी होगी ना। अगर आज के दिन भी तुम स्कूल में जा रहे हो ना तो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो टोटली, ठीक है। अगर तुम्हारे स्कूल में छुट्टी नहीं होती है पेपर से पहले वाले दिन, प्लीज छुट्टी खुद से ले लो, ठीक है, क्योंकि स्कूल में जाके तुम अपने 5-6 घंटे वेस्ट करके आ जाओगे, स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी। तो तुम्हें क्या करना है, कल अगर तुम्हारा पेपर है ना तो आज के दिन तुम्हें छुट्टी लेनी है, और उस छुट्टी वाले दिन को कैसे यूटिलाइज करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो पेपर से पहले वाले दिन को ना आप 4 टुकड़ों में तोड़ लोगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। तो मॉर्निंग में आप वो चैप्टर पढ़ोगे जो कि आपको आते हैं, अच्छे से आते हैं, ठीक है। आफ्टरनून में आप वो चैप्टर्स की तैयारी करोगे जो कि आपको ठीक ठाक आते हैं। इवनिंग में आप वो चैप्टर पढ़ोगे जो कि आपको बिल्कुल नहीं आते, ठीक है, उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी कर लेनी है। और रात के टाइम क्या करना है, रात को ना पूरे सिलेबस की कंप्लीट रिवीजन करनी है। तीनों टाइप के चैप्टर्स आपको रिवाइज करने होंगे, जो आते हैं वो भी रिवाइज करने हैं, जो ठीक ठाक आते हैं वो भी रिवाइज करने हैं, और जो बिल्कुल नहीं आते वो भी आपको रात को रिवाइज करने हैं। और कोशिश करना कि अगले दिन की सुबह, यानी कि पेपर वाले दिन सुबह तुम जल्दी उठ जाओ, ठीक है। और सुबह जल्दी उठ के कम से कम 1 घंटा निकाल लेना ताकि तुम पूरे सिलेबस की फिर से एक क्विक रिवीजन कर सको। समझ में आई बात? तो पेपर से पहले वाले दिन आपको पूरे जो दिन का प्लान है ना वो इस तरीके से बना के रखना है, क्लियर। अब मैं आपको ना सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताता हूं कि किस सब्जेक्ट में हमें किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ के बारे में कि मैथ के अंदर आपको अपनी स्ट्रेटजी किस तरीके से रखनी है कि तुम मैथ के पेपर के अंदर अच्छे नंबर स्कोर कर सको। तो मैथ में ना सबसे पहले आपको क्या करना है, वन शॉट लेक्चर देखने हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं मैथ में, पता है क्या करते हैं, वन शॉट लेक्चर तो देख लेंगे, लेकिन पता है वो क्या करेंगे, वन शॉट लेक्चर पूरा कंप्लीट देखने के बाद वो एनसीईआरटी सोल्व करते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है।
है तुम्हें वन शॉट लेक्चर के साथ साथ आपको एनसीईआरटी सोल्व करनी है, क्योंकि क्या होता है ना, वन शॉट लेक्चर देखने के बाद है ना एनसीईआरटी सोल्व करने का मन नहीं करता। ठीक है, तो क्या करना है, मैथ के अंदर वन शॉट लेक्चर के साथ साथ आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करना है। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड स्टेप आता है अटेम्प्ट रैंडम 5-7 क्वेश्चंस ईच मॉर्निंग और नाइट। देखो यार, कोशिश करना या तो सुबह के टाइम या रात के टाइम मैथ के लिए ना कम से कम आधा घंटा जरूर निकाल लेना, और उस आधे घंटे में तुम्हें क्या करना है, कोई भी रैंडम 5 से 7 क्वेश्चन मैथ के अंदर सोल्व करने हैं। क्योंकि देखो रैंडम सोल्व करना बहुत जरूरी है, अगर तुम लाइन वाइज सोल्व करोगे तो तुम्हारा बहुत टाइम लग जाएगा। तो कोशिश करना कि रैंडमली कोई भी 5-7 क्वेश्चन आप सिलेक्ट करके सोल्व करना। और ये जो 5-7 क्वेश्चन है ना, ये आपके एनसीईआरटी के बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी तो आपने ऑलरेडी वन शॉट के टाइम सोल्व कर ली ना, तो बार बार एनसीईआरटी सोल्व करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो ये जो रैंडम क्वेश्चन है ना, आपको क्वेश्चन बैंक से सोल्व करने हैं। बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी अभी तक कोई ना कोई कंपनी का क्वेश्चन बैंक खरीद लिया होगा, लेकिन अगर आपने नहीं खरीदा तो मैं आपको ये एडुकार्ट वाला ये जो वन शॉट क्वेश्चन बैंक है ना, ये रेकमेंड करूंगा। काफी सस्ता क्वेश्चन बैंक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन बैंक है। तो अगर अभी तक आपने कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं परचेज किया है तो मैं आपको ये वाला जो वन शॉट का क्वेश्चन बैंक है ना, एडुकार्ट वाला, ये रेकमेंड करता हूं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बैंक है। इसके अंदर आपको कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दोनों टाइप के जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर हैं। और पिछली वीडियो में ना बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भैया हमारे पास ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन बैंक है, तो क्या हमें ये वन शॉट वाला क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन बैंक है ऑलरेडी, तो आप ये वन शॉट वाला क्वेश्चन बैंक बिल्कुल मत खरीदना। लेकिन ये वन शॉट क्वेश्चन बैंक उन बच्चों को मैं रेकमेंड कर रहा हूं जिन्होंने अभी तक ये वाला खरीदा नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा महंगा है, ये थोड़ा सा सस्ता है। इन दोनों के बीच में जो डिटेल्ड कंपैरिजन है ना, उसकी मैं वीडियो लेके आने वाला हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बैंक उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने ये वाला नहीं खरीदा है। लेकिन अगर आपने ये वाला खरीद लिया है तो आपको ये लेने की जरूरत नहीं है। ये वन शॉट वाला थोड़ा सा सस्ता है, इसीलिए मैं इसको रेकमेंड कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन बैंक को परचेज करने का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी ये जो क्वेश्चन बैंक आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो, ऑफलाइन से भी ले सकते हो, पर ऑफलाइन से लोगे तो थोड़ा सा महंगा मिलेगा, और अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे तो ये आपको थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से इस क्वेश्चन बैंक को परचेज कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? तो ये जो 5 से 7 रैंडम क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन बैंक से सोल्व करोगे। समझ में आई बात? इसके बाद तीसरा स्टेप आता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं देखता हूं ये वाली जो गलती है ना बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं, मैथ के अंदर स्पेशली करते हैं। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, डोंट डू मल्टीपल क्वेश्चन ऑफ सेम टाइप। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एपी का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, तो मान लो उस बच्चे को ना एपी का एक टाइप का क्वेश्चन आता है, तो वो क्या करेगा, उसी सेम टाइप के ना 10 क्वेश्चन करेगा। यार अगर तुम्हें एक टाइप का क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है ना, तो दूसरे टाइप पे जाओ ना। अगर आप सेम टाइप के क्वेश्चंस को बार बार करते रहोगे ना, तो तुम्हारे अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको सेम टाइप के 10 क्वेश्चन नहीं करने, आपको 10 टाइप के 10 क्वेश्चन करने हैं। समझ में आई बात? आपको टाइप सीखना है मैथ के अंदर कि भाई ये वाला जो फॉर्मूला है ये कैसे अप्लाई होता है। एक फॉर्मूला अगर आपको अप्लाई करना आ गया तो छोड़ दो उसका पीछा, सेकंड फॉर्मूले पे चलो। समझ में आई बात? एक फॉर्मूले के 1000 क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा फालतू का टाइम वेस्ट ही होगा। समझ में आई बात? इसके बाद यार चौथा स्टेप आता है मार्क स्पेशल क्वेश्चन इन द बुक। मान लो आपने फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन बैंक ले लिया, तो जब आप इसके कोई भी रैंडम क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे एक बारी में सोल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक बारी में सोल्व नहीं होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे बिल्कुल सोल्व नहीं होंगे। तो ये जो तीनों टाइप के क्वेश्चन है ना, इनको आपको क्या करना है, मार्क करना है। क्यों मार्क करना है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मार्क कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। तो जो क्वेश्चन आपसे एक बारी में सोल्व हो रहे हैं ना, उन पे आप सिंपल छोटा सा टिक लगा देना। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे एक बारी में सोल्व नहीं हुए या थोड़े से आपको मुश्किल लग रहे हैं लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद सोल्व हो जाते हैं, उन पे आपको सर्कल लगाना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल सोल्व नहीं हो रहे ना, उन पे आपको क्या करना है, स्टार मार्क कर देना है। ये मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आप अभी मार्क कर लोगे ना, तो फाइनल पेपर के टाइम आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखो यार, जब आपके फाइनल पेपर का टाइम आएगा ना, तो आप समझ ही नहीं सकते उस टाइम कितना प्रेशर होता है। सोच के देखो ना, अभी हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, अभी इतना प्रेशर, तो फाइनल पेपर के टाइम तो अनइमेजिनेबल प्रेशर होता है। तो फाइनल पेपर के टाइम तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि तुम ये सारे के सारे जो क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन है ना, दोबारा से सोल्व करो। तो उस टाइम ये जो क्वेश्चन आपने मार्क किए ना, ये आपके फाइनल पेपर के टाइम आपका बहुत ज्यादा टाइम बचाएंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि भाई ये जो क्वेश्चन है इस पे टिक मार्क लगा हुआ है, तो ये मेरे को करना नहीं है, ये मेरे को ऑलरेडी आता है। तो वो क्वेश्चन आपको फाइनल पेपर के टाइम दोबारा उस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप फाइनल पेपर के टाइम सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस करोगे जिन पे आपके सर्कल या फिर स्टार मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये टॉपर्स करते हैं, जिसकी वजह से टॉपर्स आपसे आगे निकल जाते हैं। ठीक है, ये जो टॉपर्स के सीक्रेट है ना, ये मैं आप तक लेके आता हूं। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। देखो बहुत मेहनत लगी है,
कहां कहां से पसीना निकल रहा है बता नहीं सकता, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि पंखा मैंने बंद कर रखा है ताकि तुम्हें बैकग्राउंड नॉइस ना आए। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप की जो वीडियोस है ना वो मैं अपने चैनल पे रेगुलरली अपलोड करता हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसके बाद यार आपका अगला सब्जेक्ट आता है साइंस। बहुत सारे बच्चे ना साइंस से डरते हैं, हालांकि मेरे को सबसे इजी सब्जेक्ट यही लगता है। तो साइंस में हमें किस तरीके से चीज़ों को फॉरवर्ड लेके जाना है वो मैं आपको बताता हूं। तो साइंस में अगर कोई चैप्टर ऐसा जो कि आपको नहीं आता, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, उसकी वन शॉट वीडियो देखो। वन शॉट से आपको चैप्टर जो है इजीली समझ आ जाएगा। बहुत सारे लोग पता क्या बोलेंगे कि भाई एनसीईआरटी पढ़ो। यार ये बोलना ना कि एनसीईआरटी पढ़ लो, ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब हम खुद एनसीईआरटी पढ़ने बैठते हैं ना, तब हमें रियलाइज होता है कि भाई नहीं है इतना आसान। तो आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है साइंस के अंदर, ठीक है। आपको वन शॉट वीडियोस देखनी है। वन शॉट वीडियोस आपका कम टाइम वेस्ट कराएंगी और आपको ज्यादा आउटपुट देंगी। समझ में आई बात? तो अगर साइंस में कोई चैप्टर आपको नहीं आता तो क्या करना है, वन शॉट वीडियो देखनी है। चलो बात करते हैं पहले बायोलॉजी की। बायो आपकी पूरी डिपेंड करती है रिटन प्रैक्टिस के ऊपर। तो बायो के अंदर क्या करना, आपके जितने भी 4 से 5 नंबर वाले जो क्वेश्चंस है ना, उनको लिख लिख के याद करना, ठीक है। लिख लिख के याद करने वाली जो टेक्निक है ना, वो बायो के अंदर हमेशा काम आती है। इसके बाद यार आपका तीसरा पॉइंट आता है, बायोलॉजी की जो रिवीजन है ना, वो आप नोट से करोगे, ठीक है। देखो यार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद के नोट्स बना नहीं पाते, या फिर नोट्स अगर आप खुद से बनाओगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और कई बार बच्चों को ना बने बनाए नोट्स मिलते भी नहीं है। तो यार इतनी प्रॉब्लम जो है तुम्हारे साथ, मैं हूं ना, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम लेने की जरूरत क्या है, मैं हूं ना। मेरे होते हुए यार तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो सके, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं बायोलॉजी के नोट्स, ठीक है। इनको आप कंप्लीटली फ्री में डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो लाइफ प्रोसेस के नोट्स, रिप्रोडक्शन चैप्टर के नोट्स, हेरिडिटी चैप्टर के नोट्स, एनवायरमेंट चैप्टर के नोट्स। तो बायोलॉजी के अंदर जितने भी आपके चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं, उनका जो लिंक है ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से आप कंप्लीटली फ्री में इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो बायोलॉजी की जो रिवीजन है ना, वो आप इन नोट से कर लेना, आपका जो टाइम है ना वो बहुत ज्यादा बच जाएगा। इसके बाद यार आपकी बात आती है फिजिक्स की। देखो यार फिजिक्स जो है ना, वो पूरी की पूरी कंसेप्चुअल है, ठीक है। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि भाई रिफ्रैक्शन कैसे काम करता है, रिफ्लेक्शन कैसे काम करता है, लेंस फॉर्मूला कहां लगाना है, मिरर फॉर्मूला कहां लगाना है, तो बात नहीं बनेगी, राइट। तो फिजिक्स के अंदर आपको कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको लिख लिख के याद करने की जरूरत नहीं है। तो फिजिक्स के अंदर अगर आपका कोई ऐसा चैप्टर है जिसके कंसेप्ट आपको नहीं आते, तो वन शॉट देखो, सिंपल सी बात है, वन शॉट देखो, ठीक है। एनसीईआरटी से फिजिक्स बिल्कुल मत पढ़ना, इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो फिजिक्स में वन शॉट देख लेना, ठीक है। वन शॉट देखने के बाद आपको जो चैप्टर है उसका पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो पूरा समझ आ जाएगा। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं वो ना न्यूमेरिकल्स पे इतना फोकस कर लेते हैं कि फिजिक्स की जो थ्योरी है ना उसको इग्नोर मार देते हैं। फिजिक्स में थ्योरी के ज्यादा नंबर मिलते हैं कंपेयर टू न्यूमेरिकल्स। तो अगर आपको थ्योरी अच्छे से आती है उसके बाद न्यूमेरिकल करो, वरना आप न्यूमेरिकल करते रह जाओगे, आपके जो थ्योरी के नंबर है वो चले जाएंगे। तो फिजिक्स के अंदर जब आपको पूरी थ्योरी अच्छे से समझ आ जाए, उसके बाद ही आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, क्लियर। इसके बाद फिजिक्स की जो रिवीजन है ना, वो भी आप नोट से करोगे, क्योंकि यार देखो नोट से जो रिवीजन करना है ना, वो बहुत चुटकियों में हो जाती है, ठीक है। आपको बार बार एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ेगी, समझ में आई बात? तो हमेशा जो रिवीजन है वो नोट्स के थ्रू करनी है। तो जो फिजिक्स के नोट्स है वो भी मैं प्रोवाइड कर देता हूं आपको। तो लाइट चैप्टर के जो नोट्स हैं वो भी मैंने दे दिए हैं आपको। ह्यूमन आई वाला चैप्टर हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हो गया। तो फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं, सबका जो लिंक है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां से आप कंप्लीटली फ्री में इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आती है यार बारी आपकी केमिस्ट्री की। देखो केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिस बच्चों को समझ आ गई ना, उसको बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। जिसको समझ नहीं आई ना, वो हमेशा फंस के रह जाता है। तो केमिस्ट्री को पढ़ने की जो शुरुआत है ना, वो डायरेक्ट आप नोट्स के थ्रू करना, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री के जो नोट्स बनाए ना, वो बहुत ही कंसाइज वे में बनाए हैं। और उन नोट्स में एनसीईआरटी की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें ना, वो तो है ही, और एनसीईआरटी की वो चीजें जो पेपर के अंदर बिल्कुल नहीं आती, जो एनसीईआरटी की फालतू चीजें है ना, वो मैंने उन नोट्स के अंदर बिल्कुल नहीं डाली है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, केमिस्ट्री की जो शुरुआत है ना पढ़ने की, वो डायरेक्ट आप नोट्स के थ्रू करना। आपको अपनी केमिस्ट्री के अंदर ना बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा। समझ में आई बात? तो केमिस्ट्री की जो नोट्स हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर, कार्बन वाला चैप्टर, एसिड बेस एंड सोल्ट वाला चैप्टर, मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर। तो केमिस्ट्री के जितने भी नोट्स हैं उनका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। देखो यार इन नोट्स को बनाने में लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। जब तुम नोट्स को डाउनलोड करोगे ना, तो तुम्हें खुद से पता चल जाएगा कि भाई सच में मेहनत लगी है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इन नोट्स के बदले आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, मैं बस एक छोटी सी चीज मांगूंगा कि प्लीज इन नोट्स को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि यार इस चैनल का मोटिव ही ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प करनी है, ठीक है। तो प्लीज इन नोट्स को शेयर कर देना, वही मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा, वही मेरे लिए बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा है, ठीक है। अगर आप मेरे को भैया मानो, सर मानो, गुरु मानो, जो मानना है मानो,
ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज इन नोट्स को शेयर कर देना, दैट्स इट, इतना ही मांग रहा हूं मैं आपसे। और जब आप इन नोट्स से पढ़ने के बाद पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ जाओ ना, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट एंड बैक एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चंस है ना वो करने हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर है ना कभी भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आते। केमिस्ट्री के अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी वाले इंटेक्स्ट एंड बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी कर लेते हो, मोर देन इनफ है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चंस है ना वो आपके एनसीईआरटी वाले ही आते हैं। ठीक है, तो नोट से पूरा चैप्टर समझ लो और एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इट, मोर देन इनफ है। इतना भी कर लोगे तो केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसके बाद यार बारी आती है एसएसटी की, दुनिया का सबसे डरावना सब्जेक्ट। मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सिर्फ तुम नहीं डरते, मैं भी डरता हूं। ठीक है, मतलब मेरा जब मैं 10th क्लास में था तो मेरे को सबसे ज्यादा डर इसी सब्जेक्ट से लगता था। लेकिन जब मैं एसएसटी को धीरे धीरे पढ़ता चला गया ना, जब मेरी एसएसटी स्ट्रांग हो गई, तब मेरे को समझ में आया कि भाई कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो मैं कर रहा था और कौन सी टेक्निक है जो मेरे को फॉलो करनी चाहिए थी। तो मैं वही टेक्निक आपको बताता हूं। तो सबसे पहले यार किसी भी यूट्यूबर को देख लो, किसी भी टीचर को देख लो, आपको एक बात जरूर बोलेगा कि अगर आपको एसएसटी समझनी है ना तो एनसीईआरटी पढ़ो। यार ये बात आप हर किसी के मुंह से सुनोगे, लेकिन ये बात सुन के जब आप एसएसटी की एनसीईआरटी बुक खोलोगे ना, भाई दिमाग घूम जाता है, कुछ समझ नहीं आता। एक पैराग्राफ पढ़ लोगे, 2 पैराग्राफ पढ़ लोगे, हद मार के 1 पेज पढ़ लोगे, उससे आगे पढ़ोगे ना दिमाग मतलब ऐसे निकल के ना दिमाग सर में से किताब पे रख दोगे, इतना दिमाग भंड हो जाता है, बस पूछो मत। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी नहीं है, सिंपल। जो चीज नहीं है बस की मत करो ना, क्यों टाइम वेस्ट करना है। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बिना एनसीईआरटी पढ़ के भी आप एसएसटी के अंदर अच्छे नंबर ले सकते हो। तो भैया अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़नी तो कर रहे हैं क्या, देखो मैं बताता हूं। तो आपको क्या करना है, वन शॉट वीडियो देखनी है, ठीक है, चाहे डबल स्पीड पे देख लेना, लेकिन एसएसटी वन शॉट के थ्रू देखना। ठीक है, बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे जो एसएसटी पढ़ाते होंगे। अगर आप मेरे से बोलोगे तो मैं भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरी जो एसएसटी है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे को प्लीज कमेंट करके बता देना कि क्या मुझे वन शॉट अपलोड करने हैं या नहीं। ठीक है, अगर ज्यादा बच्चों की डिमांड आएगी तो मैं एसएसटी के जो वन शॉट्स है वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वन शॉट जब देखो ना तो किसी ऐसे टीचर के देखना जो आपको स्टोरी की तरह पढ़ाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस वो चीजें आपको बता रहा है, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि वो जो टीचर है ना वो आपको एक स्टोरी की तरह एसएसटी को याद करवा रहा है। जब हम मूवी देखते हैं तो मूवी हमें 10 साल बाद भी याद रहती है उस मूवी की स्टोरी। क्यों? क्योंकि जो वो मूवी है ना वो हमने एक फ्लो के थ्रू समझी है। तो आप जब एसएसटी का चैप्टर पढ़ो तो ऐसे पढ़ना कि एक कोई स्टोरी चल रही है, कोई कहानी चल रही है। समझ में आई बात? इसके बाद यार तीसरा स्टेप आता है, एसएसटी की जो रिवीजन है ना वो भी आपको नोट्स के थ्रू करनी है। आपको एसएसटी की जो रिवीजन है ना उसके लिए कुछ एक ऐसी चीज चाहिए जिसके अंदर आपकी सारी चीजें पॉइंट वाइज लिखी हो। तो जो मैंने नोट्स बनाए ना एसएसटी के, उनमें सभी में पॉइंट वाइज चीजें लिखी है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको चीजें याद करने में और समझने में ना आसानी होगी। क्योंकि देखो जब आप एसएसटी के पेपर में बैठोगे ना, तो आप पेपर के अंदर जब बैठोगे तो अगर आप क्वेश्चन के आंसर को पॉइंटों में लिखोगे ना तो आपके एग्जामिनर पे आपका एक बहुत बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, एसएसटी के अंदर आपको चीजें पॉइंट में ही याद करनी है और पॉइंट्स में ही पेपर के अंदर जाके लिखनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप मेरे नोट्स को डाउनलोड कर लेना। इनका लिंक भी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इन नोट्स के थ्रू अगर आप रिवीजन करोगे तो आपका जो एसएसटी का रिजल्ट है ना वो डेफिनेटली बहुत इंप्रूव हो जाएगा। और एसएसटी में ना आप एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चंस है ना उन पे ज्यादा फोकस रखना, क्योंकि एसएसटी के पेपर के अंदर ना एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो एसएसटी के अंदर आपका पहला फोकस जो है वो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस पे होना चाहिए। जब आपके एसएसटी में एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस हो जाएं उसके बाद आप एसएसटी में कोई रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो। जब तक आपके एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस ना हो तब तक किसी भी एसएसटी की रेफरेंस बुक को टच मत करना। ठीक है, मतलब सारा दिमाग का क्या हो जाएगा मैं बोलना नहीं चाहता, तुम समझ गए ना, वो हो जाएगा। ठीक है, तो एसएसटी में पहले आपको एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से आने चाहिए, उसके बाद आप किसी रेफरेंस बुक को टच करना। ठीक है, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, एसएसटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आया? तो देखो यार यहाँ पे मैंने आपको अब तक मैथ, साइंस और एसएसटी तीनों सब्जेक्ट की जो स्ट्रेटजी वो मैंने बता दी है। अभी मैं आपको हिंदी और इंग्लिश का इस वीडियो के अंदर नहीं बता पाऊंगा स्ट्रेटजी, क्योंकि ऑलरेडी जो वीडियो बहुत लंबी हो गई है। लेकिन आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना कि क्या आपको हिंदी और इंग्लिश की जो स्ट्रेटजी वो भी चाहिए। अगर ज्यादा बच्चों की डिमांड आएगी तो मैं हिंदी और इंग्लिश की जो स्ट्रेटजी है ना वो अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बता देना। तो होप करता हूं, देखो यार इस वीडियो को बनाने में लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, थोड़ी सी आई नो वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन इस बात की मैं गारंटी जरूर देता हूं कि ये जो अकेली वीडियो ना बाकी लोगों की 100 वीडियो के बराबर है। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है ना तो प्लीज यार मेरे को कमेंट करके बताना कि हाँ भैया मैंने ये वाली जो वीडियो ना पूरी देखी है। तो जिस बच्चे ने यहां तक वीडियो देख लिया है प्लीज कमेंट करके बताना कि भैया यस मैंने पूरी वीडियो देखी है और मेरे को पूरी वीडियो जो है वो समझ भी आ गई। ठीक है, प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना ताकि पता तो चले यार कितने बच्चे ऐसे हैं जो पूरी वीडियो देखते हैं। राइट, तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना। और यार ये जो वीडियो है ये सिर्फ देखने के लिए नहीं देखनी है,
इस वीडियो में जो जो चीजें मैंने बताई है उनको फॉलो करना है, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से नंबर नहीं बढ़ते, वीडियो में जो जो चीजें मैंने बताई है उनको फॉलो करो। चीजें जब तुम फॉलो करोगे तभी तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है, वरना ऐसी वीडियो देखते रहोगे, यहीं पे घूमते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है एवरीवन? तो होप करता हूं यार सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को यार अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी समझ आ सके कि भाई हमें हाफ ईयरली की जो तैयारी है वो आखिर करनी किस तरीके से है, ठीक है। तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।